बच्चों, हम कवि आलोक धनवा की पतंग कविता पढ़ रहे थे। शुरू के हमने कुछ पद पढ़े। आइए अब हम इनके अगले पदों की ओर बढ़ते हैं। इस पतंग कविता के माध्यम से कवि बाल मनोविज्ञान को व्यक्त करना चाहते थे। इसमें जो बाल सुलभ क्रियाकलाप है, बाल सुलभ इच्छाएं हैं और पल पल होते उनके जो विचार है, जो उनकी उत्साह है, उमंग है पतंग को लेकर के, उसी उत्साह और उमंग को इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। देखिए इनका जो पद है अगला। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। कवि वर्णन करते हुए बताते हैं कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान कोमल शरीर होते हैं, है ना। उनका नर्म और नाजुक शरीर होता है, अर्थात उनके शरीर एकदम हल्के फुल्के, हर प्रकार की चोट और खरोंच सहने योग्य होते हैं। जन्म से ही वे लाते हैं कपास। कपास भी किस तरह से होती है? नर्म, मुलायम होती है ना, कोमल और एकदम साफ सुथरी। वैसे ही बच्चे का जो मन है वो भी कोमल, नर्म और साफ सुथरा होता है, और बच्चा स्वयं भी। अब इसमें कवि कह रहे हैं कि उनके जो पैरों में है, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, तो क्या होता है कि उनके पैरों में एक बेचैनी होती है, जिसके कारण, देखो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, जिसके कारण वे सारी पृथ्वी को नाप डालना चाहते हैं। इसका एक अर्थ और भी ले सकते हैं कि उनकी जो पैरों की कोमलता है उसको स्पर्श करने के लिए पृथ्वी भी घूमती हुई उनके पैरों के पास आना चाहती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध का यहाँ पर क्या मीनिंग है? यानी कि मस्त होकर के, तल्लीन होकर के, है ना। तो मानो घूमती हुई सारी धरती पर वो घूम आना चाहते हैं। उनके जीवन में ऐसी मस्ती रहती है, उन्हें कठोर छत, क्या है, छतों को भी नर्म बनाते हुए, क्योंकि उनमें उमंग और उत्साह इतना अधिक होता है कि उन्हें कठोर छत और ये जो सर्दी, गर्मी, धूप आदि का बोध नहीं होता, है ना। यानी कि कठिनाइयों से लड़ने की उसमें उनमें अति ताकत होती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं। कवि कहते हैं कि वे पतंग उड़ाते समय कठोर छतों पर इस तरह दौड़ते हैं कि मानो छतें बहुत नर्म और मुलायम हो। इनकी कठोर छत को भी वे नर्म और मुलायम बना देते हैं। छतों पर दौड़ने से उनके पदचाप, यानी कि पैरों की जो आवाज़ है ना, तो पैरों की आवाज़ में एक लयपूर्ण गति होती है, और वो जो लयपूर्ण गति है, जो स्वर है, ऐसे लगता है जैसे मृदंग का मधुर स्वर, मधुर ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी हो। लचीले वेग से अक्सर वे छतों के खतरनाक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे। अब देखिए, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, जब वे बच्चे छतों पर झूलते हुए, है ना, हवा के झोंकों के समान चलते हैं और छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए चलते हैं, तो ऐसी गतिविधि, ऐसी क्रियाकलाप से लगता है कि मानो पेड़ की लचीली डाल, है ना, पेड़ की डाल की तरह लचीले वेग से, तो जो पेड़ की टहनी होती है जिसको हम पकड़ करके वापस छोड़ते हैं तो वो एकदम लचीली होती है, वैसे ही, है ना, तो उड़ाते हुए चलते हैं। ये जो इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया है, वो ऐसे लग रहे हैं लचीली गति से वो झूल रहे हो, और उस समय गिरने से बचाता है, छतों के खतरनाक किनारों तक
उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि उन खतरनाक किनारों से उनके शरीर की जो रोमांच है, जो मस्ती है, जो आनंद है ना, जो लय है, वो सब उन्हें नीचे गिरने से बचाता है। अथवा पतंगों की आकाश की ऊंचाई तक जाती हुई ये जो डोरी है वो उन्हें थाम लेती है, उन्हें गिरने से बचा लेती है। और ऐसा लगता है मानो पतंग की डोर के सहारे उन तरंगित बच्चों को गिरने से रक्षा करती है। अब यहाँ पर भी देखिए महज एक पतंगों के धड़कते, यहाँ पर भी कौन सा अलंकार बनता है, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है कि जो है पतंग की डोर मानो उन्हें गिरने से बचाती है ना। तो यहाँ पर भी प्रेक्षा अलंकार का जो छटा देखने को यहाँ पर मिलती है। अब हमने इसका जो अगला पद पढ़ा, इस कविता का अगला जो पद है वो नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।